शुरुआत विशंबर दयाल जी आपसे ही करते हुए, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या ये माना जा सकता है कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ चला है? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया की ओर से टिप्पणी आती है और इजराइल की ओर से उसका पुरजोर विरोध करते हुए इस्तीफा तक गुटरेस का मांग लिया जाता है, दूसरी तरफ जमीनी लड़ाई को लेकर बार बार आईडीएफ की ओर से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी वक्त यह हमला किया जा सकता है। मौजूदा परिस्थिति क्या बताती है? इजराइल का आज का जो रुख है, क्या वो बड़े आक्रमण की तैयारी में है और वो कभी भी हो सकता है? देखिए चित्रा, लड़ाई तो आर पार की है और लड़ाई जारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इशू जो है वो है कि ग्राउंड पे ग्राउंड ऑपरेशंस इजरायली फोर्सेस कब स्टार्ट करेंगी। बिल्कुल। और वो इशू जो है वो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल जो बेसिक फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, स्ट्रैटेजिक फैक्टर एक स्पष्ट है कि स्ट्रैटेजिक फैक्टर है कि भाई इजराइल ने पूरे के पूरे नॉर्थ गाजा को ऑलमोस्ट मलबे में जब तक टर्न कर देगा, जब तक दुनिया की परसेप्शन को वो रोक के रखेगा। उसका स्ट्रैटेजिक एक फैक्टर है कि भाई गाजा को आज के दिन एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी स्ट्राइक्स, इनडायरेक्ट वेपन से जो कि बिल्कुल प्रिसाइज हैं, जो कि स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, उनसे डिस्ट्रॉय करेगा। और ये ऐसा नहीं है, इजराइल के पास कैपेबिलिटी है, वो इन टनल्स को भी स्ट्राइक कर सकता है थ्रू इट्स मिसाइल पावर। दूसरा उसकी स्ट्रैटेजी है कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में उसको कंप्लीट वेस्ट बैंक के जो टेररिस्ट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको बे पे रखना। वहां भी 90 और कैजुअलिटीज हो चुकी उनकी और काफी उन पे रेड्स वगैरह किए जा रहे हैं ताकि वेस्ट बैंक में जो है वो किसी तरह इंटरफेयर ना करे। ठीक यही उसकी स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह के साथ है कि हिजबुल्लाह को एंगेज रखो, ज्यादा उस इंटेंस में वॉर मत घुसो। और सीरिया में मैं नहीं समझता सीरियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, सीरियन रेगुलर फोर्सेज नहीं इन्वॉल्व हो सकती। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। ये जो वो नूर जहां ये जो किसी छोटे ग्रुप ने कोई फायर किया है जिससे कि इजराइल ने सीरिया पे भी वो कर दिया। तो ये उसकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड पे जब उतरेगा, जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा कि उसको जो बंदी हैं उनको कहीं ना कहीं छुड़ाने में सफल हुआ या उनके एरियाज को वो बिल्कुल आइसोलेट कर देगा कि ये इस एरिया में, इसको सबसे बाद में छेड़ूंगा और इसको मैं नहीं टच करूंगा, या इस एरिया में उनकी कैजुअलिटी हो सकती है। और दूसरा, जब उसको लगेगा कि मेरी मिनिमम कैजुअलिटीज होंगी, बिकॉज ये फैक्टर डिसाइड करेगा। और ये अभी वक्त नहीं आया है, ये सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है जो इजराइल कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त आएगा और इसमें वक्त लगेगा। लेकिन आपने जो बातें कही हैं उसमें 3 बड़ी बातें निकल कर सामने आई हैं। जैसे कॉर्डन सर्च, पहला कि जिनको बंधक बनाकर रखा गया है उनका आगे क्या होगा, क्योंकि हमास की ओर से कहा गया गाजा पट्टी पर हमले बंद हो। इजराइल ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि पहले आप उनको रिहा करें। तो अभी तक बंधकों को लेकर कोई ठोस प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कि उनको रिहाई कैसे मिलेगी। दूसरी चीज है फिलिस्तीनी आम नागरिकों को लेकर कि उनका क्या होगा अगर जमीनी आक्रमण करने की तैयारी यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है इजराइल की ओर से। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई फ्रंट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इजरायली बमबारी की। एयर स्ट्राइक लगातार अलग अलग हिस्सों में हमास को लेकर इजराइल की जारी है। हमास के हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। खास यूनिस में कितना विनाश हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। जमीनी जंग को इजराइल पूरी तरह से तैयार है। लेबनान सीमा पर इजरायली टैंक किस तरह से तैयार हो रहे हैं और तेल अवीव में खतरे का सायरन भी बज रहा है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कई मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, संजय मेस्टन जी, ये क्या संकेत करते हैं? चित्रा जी, कई मोर्चे खुल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे। यूनाइटेड नेशंस का कल जो सेक्रेटरी जनरल का बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। ये बेरेट में जो भी ये 3 आतंकवाद ग्रुप्स की मीटिंग हुई है और कई फ्रंट्स खुल रहे हैं। और अभी आपने देखा कल ही फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे और वो जाके जॉर्डन में भी इनको मिले हैं, ये पैलेस्टीन हेड को। तो कहने का मतलब है ये सारी फ्रंट्स ओपन है। लेकिन हमास की जो फ्रंट है वो सबसे खतरनाक फ्रंट है। उनके पास देखिए, एक तो ये अंडरग्राउंड टनल्स हमने बात कर ही ली है, और उसके पास इसके अलावा सबसे 2 बड़े हथियार हैं जो अभी निकल के आया है। एक तो ये जो 222 होस्टेजेस है और दूसरा वहां की जो आम पैलेस्तीन जनता है वो भी उसके लिए हथियार है। और ये जो इजरायली सेना है इनको ये 3 परिस्थिति है। और जो तीसरा है वो चौथा हो जाता है, ये जो फ्रंट है, जो लेबनान फ्रंट है, ये सीरिया फ्रंट है, ये भी एक बड़ी मुश्किलात हालात है। और जो यूनाइटेड नेशन से भी अभी प्रेशर आ रहा है कि
वहां पर ये तेल सामग्री भेजना है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल ठप हो जाएंगे, जनरेटर ठप हो जाएंगे। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो मेरे को भी ये लगता है, ये देखिए, ये फ्रंट्स तो ये जारी रहेंगे, ये करते रहेंगे कुछ सोच विचार। लेकिन हो सकता है कि एंड में यही होगा कि ये शायद जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इतनी जल्दी ना जाए, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी इसराइल के लिए और अमेरिकन के लिए और वेस्ट के लिए है ये जितने भी होस्टेजेस हैं इनको रिलीज कराना। और इस पे काफी मध्यस्थता चल रही है, इसराइल भी पूरी कोशिश कर रहा है, और ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ये सब हो रहा है। तो पॉसिबल है कि ये ग्राउंड इन्वेजन थोड़ा लेट हो, लेकिन ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन के लिए हम तैयार हैं, नेतन्याहू का भी जो आज स्टेटमेंट है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी वक्त हो सकता है। देखिए, अगर हुआ भी वो शायद करेंगे भी, लेकिन ये छोटा छोटा प्रोबिंग अटैक्स करेंगे। इनके 3 फ्रंट है, एक सी फ्रंट है, एक नॉर्दर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट है, और सेंट्रल फ्रंट में ये कुछ होल्डिंग फोर्सेस लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोबिंग अटैक्स करेंगे, कुछ आइसोलेटेड या जो भारी की बिल्डिंग्स है उन पे अटैक करेंगे, और ये कुछ सिविलियंस ये भी पकड़ेंगे। इसका कारण ये है, देखिए, अभी इनको ये पता है कि वहां टनल्स हैं, लेकिन टनल्स की और डिटेल्स मालूम ये सिविलियंस ही बता पाएंगे, जो एक स्ट्रेटेजिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही दे सकते हैं। बिल्कुल, और ये शायद एक पॉसिबल ऑप्शन होगा। ये एक पॉसिबल ऑप्शन होगा, लेकिन सवाल उन आम फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर भी है। अगर बड़े पैमाने पर ग्राउंड अटैक करने की तैयारी है, क्योंकि कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर बमबारी हुई है और यकीनन फिलिस्तीनी नागरिकों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है, तो उनको लेकर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेजर जनरल के सिन्हा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद अशोक सज्जना जी, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। के सिन्हा जी, सीधा से सवाल है, इजरायली सेना के बारे में कहा जाता है कि वो जितना ही वेट एंड वॉच की पोजीशन अख्तियार करती है, उसके बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। क्या यही कारण है कि आईडीएफ की ओर से भी बार बार इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बड़े ऑफिसर्स की ओर से भी, कि हमारे पास टाइम है, हम पूरी प्लान कर रहे हैं और हम हर पल तैयार हैं, सिर्फ हमें पॉलिटिकल हरी झंडे का इंतजार है। लेकिन फिर सवाल वही कि फिलिस्तीन के आम लोगों का क्या होगा, जो बहुत बड़ी तादाद में गाजा पट्टी में रह रहे हैं। देखिए चित्रा जी, केवल 2 ही मसले हैं जिसके अंदर में आप देख रही हैं कि ऑपरेशंस प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। एक तो है, आपने बताया कि वहां पर जो टोटल हॉस्टेजेस हैं, बिल्कुल, अब हॉस्टेजेस के ऊपर में हमास लगातार लूज करता जा रहा है। उसने तो कहा था कि यदि आप जैसे ही एक घर को मारेंगे, हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर को कत्लेआम कर देंगे। यहां से शुरू हुआ था उनका नैरेटिव। आज के दिन में वो 4 छोड़ चुके हैं। इसके अलावा ये भी था कि कल रात 50 छूटने वाले हैं। देखिए, हमास की ओवरऑल बुरी हालत है। बुरी हालत इसलिए है, देखिए, इजराइल का यह मेरा मानना है, मेरा आकलन है, मैं उनके साथ ऑपरेट भी किया हूं। उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके ट्रेनिंग में भी जो मैंने देखा है, और यूएन को जो देखा है, क्योंकि मैं वहां टीम लीडर रहा हूं, यूएन हेडक्वार्टर्स में भी काम किए हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपको जो दिखती हैं वो है नहीं, और जो दिखेगी वो है नहीं। आपने बड़ी बात कही कि इजराइल की सेना जैसे जैसे समय होता है वो हमारी तरह नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रेशर, वर्ल्ड प्रेशर, इसके बातों से आ जाए, उनके अस्तित्व का सवाल है, और उनके अस्तित्व के सवाल में वो कभी भी दिखते नहीं, चाहे वो म्यूनिक ओलंपिक हो या रेड और एंटबे हो, या उनके ऊपर में अरब इजराइल वॉर हो, या उनके 67 का वॉर हो। ये जो छोटी छोटी चीजें 21वीं सदी में कि हिजबुल्ला आ गया, हमास आ गया, और सब फ्रंटें खुल रही हैं। देखिए, कोई फ्रंट ऐसे नहीं खुलेगी, फ्रंट खुलती रही है। कोई दुनिया वहां पर 18 दिन हो चुके हैं, 19वां दिन लग रहा है, और हम लोग केवल पर्दे के पीछे से जो भी करना है, क्या कुछ चीजें आई हैं, किसी का कहीं स्टेबलाइज हुआ है? लगातार इजराइल अपने तरीके से, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे सीरिया, दमास्कस में या एलेपी में उसने सेकंड ही बम्बार्डिंग की थी, और बहुत तगड़ा बम्बार्डिंग किया था कि ईरान वहां पर अपना केवल प्लेन भेजने वाला था। उनकी तो हिम्मत नहीं है ना। लगातार प्लेनें आ रही हैं तल अबीब में, पूरे इजराइल में, पूरे एक भी तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी चीजें हैं उन्होंने फायर कर दिया उनके इस पे। देखिए, ये बातें होते रहेंगी। इजराइल के पास में जो चुनौती है उसको समझने की चेष्टा करें। चुनौती है उनके केवल हॉस्टेजेस हैं। हॉस्टेजेस धीरे धीरे करके उसके क्योंकि
जिस तरह से उन्होंने उनको सताया है, जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, खत्म तो करेगा इजराइल। हम लोग कितने भी समीक्षाएं कर लें, हमारी समीक्षाओं में ये टनल्स एंड ऑल उनके कब्र शामिल होंगे। जो आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया गया, 11 सुरंग है। तो देखिए वहां 8 रिफ्यूजी कैंप्स हैं टोटल, 17 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी कैंप में, और सारे बड़े लीडर, चाहे वो जबेलिया कैंप हो, चाहे जो आपने साथी कैंप, ये ऊपर की कैंपें बता रहा हूं, 4 कैंपें हैं टोटल, 11 आप बताइए ना, ये सारे के सारे उन रेफ्यूजी कैंप से खुलते हैं एग्जिट, एंड और उनको मार रहा है। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, केवल एक प्रॉब्लम है, 11 लाख लोग रहते थे नॉर्दर्न गाजा में, अभी साउथ गाजा को वो डेवलप करेगा, जिसमें उसकी बड़ी चुनौती जो है वो खान यूसुफ की थी, जहां पर 2 टनल हैं, वहां पर भी, क्योंकि वहां का जो मिलिट्री लीडर था, मिलिट्री लीडर है जो मोहम्मद दाइफ, वो वहीं से जन्मा हुआ है। आज ही उसके सबसे बड़े जो उसका राइट हैंड मैन था, खान यूनुस का कमांडर, वो मारा गया है। और इसको लगातार कामयाबी हो रही है। आप बताइए कि बिना अंदर जाए हुए यदि आपने 11 उनके टॉप कमांडर को मार दिया है, टोटल तो 19 है, मैं जो लगातार देख रहा हूं, नेवल चीफ, उनके एयर डिफेंस चीफ, उनके एटीजीएम चीफ, इनको यदि वो चुन चुन के मार रहा है तो उसको जाने की क्या जरूरत है। वर्ल्ड प्रेशर हम आप पैदा कर सकते हैं इजराइल के ऊपर में 0%, चाहे बुतरस घाली हो, चाहे इसके पहले कोफी अनान हो, वो न्यूयॉर्क में बैठ करके ये चीजें बोल सकते हैं कि नहीं, वहां से जब तक ये बचे हुए आउट ऑफ 11 लाख जो थे उनके बच गए हैं, वहां पर 4,30,000 के आसपास बच गए हैं, जिसमें वो कहता है 30,000 तो वो हैं। तो जब तक वो 4 लाख निकालेगा, और फिर देखिए किस तरह से ऑपरेशन चलेगी। मेरे ख्याल से 3-4 चुनकर मारेगा। इजराइल का इतिहास बताता है, आपने विस्तार से म्यूनिख ओलंपिक का जिक्र किया, 6 डेज वॉर का जिक्र किया, और इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें इजरायली सेना ने हमेशा वो रणनीति अख्तियार की जिसमें इजराइल को जीत मिले। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, ये जो कॉन्फिडेंस है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भी दबाव बनता रहे लेकिन इजराइल पर फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ओर से लगातार स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की। और यहां पर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी ओर से एंटनी ब्लिंकन ने मुंबई में जो बड़ा बयान दिया है, उसके संदर्भ में मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा और इजराइल में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के बीच पूरी तरह से समानता है, और जो देश इनको संरक्षण देते हैं यूएन की ओर से उसकी निंदा की जानी चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बावजूद हमास या फिर इस तरह के संगठनों को लेकर जो कई मुल्क हैं वो खड़े क्यों हो जाते हैं उनका बचाव करने के लिए? ये बात समझ से परे है अशोक सज्जनहार जी। देखिए, मेरे विचार से ये सब जो मुल्क हैं जो आप बता रहे हैं, जो वो किस लिए खड़े हो जाते हैं, मेरे विचार से वो हमास के लिए कम खड़े होते हैं, और जो पैलेस्टीनियन ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए ज्यादा खड़े होते हैं। और अब ये सभी कहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो और फिलिस्तीन हो, हमास हो, पैलेस्टीनियन लोग हो, तो उसमें अंतर आपको बनाकर रखना चाहिए। परंतु इसको कैसे बनाया जाए, जो असल में अगर ऑन द ग्राउंड आप देखें तो आप क्या उसमें अलग अलग कर सकते हैं? जो ये फिलिस्तीन लोग हैं, ये ऑर्डिनरी हैं, सिटीजन्स हैं, जो कि हमास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो हमास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात है, देखिए एक और, कि हालांकि ये जो देश हैं, चाहे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपने देखा होगा 7 तारीख को जब ये अटैक्स हुए थे, तो तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो बयान आया था वो काफी क्रिटिकल था हमास के विरुद्ध। उन्होंने कहा जो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन इन्होंने किया है जिस प्रकार से यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा जो ये कितने लोगों को, तब तक तो नहीं मालूम था जो ये 200 हैं, 212 हैं, कितने लोगों को अगवा करके ले गए हैं, परंतु उन्होंने ये बिल्कुल मेंटेन किया था जो ये जो एब्डक्शन किया है, ये जो हॉस्टेज बनाया है, ये बहुत ही गलत बात है, और इसके विरुद्ध उन्होंने बात की थी। क्योंकि देखिए ये वाले देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, उनको मालूम है हमास एक वो है प्रॉक्सी है ईरान का, और ईरान की हमेशा से, हालांकि उनके अभी संबंध अच्छे हो गए हों सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, परंतु ईरान और सऊदी अरेबिया के हमेशा से, और सभी जो ये गल्फ के देश हैं, उन सभी के साथ उनके संबंध हमेशा से खराब रहे।